और जिन भाइयों के पास लाइसेंस हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसमें से हम में से बहुत से लोग हैं, मेरे पास भी सेम यही सिचुएशन थी कि लाइसेंस था, एक्सपीरियंस नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं YK ट्रकिंग। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये अभी धूप निकली हुई है बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए आज बहुत ही प्यारा मौसम है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, यूरोप के अंदर जो ज़्यादा सैलरियाँ बढ़ती हैं ना, वो कैसे बढ़ती हैं और टैक्स कितना पड़ता है। खाने का मैंने आपको पहले बताया होगा कि हमारा जो फूड का अलाउंस का ख़र्चा आता है कितना आता है, वो सब कुछ नॉर्मल है। बाकी जो चीज़ें हैं इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके बाद बाकी भी स्टेप बाई स्टेप जो चीज़ें मेन होती हैं कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए ख़ासतौर यूरोप में आने के लिए, तो वो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, टैक्स कितना पड़ता है। देखें, आप और मैं जब फर्स्ट टाइम किसी भी कंट्री में मूव करते हैं तो ये टैक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कंपनी की होती है। कंपनी कहती है कि टैक्स हम खुद पे कर देंगे। वो कैसे? अब मेरे पास एक टैक्स कार्ड है, मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन पे जो है ना वो कंपनी खुद कर रही है। मुझे पता भी नहीं होता कितना कर रही है, लेकिन कंपनी हमें पहले बता देती हैं कि आपकी सैलरी में से जो आपकी सैलरी आपको बताई जाती है ना, मतलब कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक सैलरी बता देते हैं कि आपकी 1500, 1800, 2000 सैलरी होगी, तो वो ही आपकी सैलरी होगी। और जो हमारे अकाउंट में आती है ना, वो हमारी असल सैलरी होती है। मतलब कि मुझे 2000 बोला गया है, अगर मुझे 2000 मेरे अकाउंट में आ रहा है तो उसके पीछे जितने भी आ रहे हैं ना, उनमें से उन्होंने अपने टैक्स के जितने भी है ना, सारे एक्सपेंस जितने हैं कट करके, टैक्स पे करके, बाकी जो है ना हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे जो सैलरी है ना आपको महीने में 3 दफ़ा मिलती हैं। हर वीक के बाद एक सैलरी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 3000 यूरो सैलरी निकल रही है मंथली, तो वो क्या करते हैं कि वीकली आपको वो देते रहते हैं, लेकिन उन 3000 में से 1000 रुपया वो फिर आपका रख लेते हैं। अब वो 3000 में से 1000 क्यों रखते हैं? ये जस्ट लथवानिया, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं। जब मतलब कि आप लथवानिया से किसी थर्ड कंट्री में हो, यानी कि आप किसी दूसरी कंट्री में हो और 3 से 4 महीने आप वापस नहीं आ रहे, तो इस सिचुएशन में कंपनी आपका 1000 यूरो आप अपने पास रखती है। जब आप वापसी आते हो तो आपका 3000 या 4000 जो भी बना होता है तो आपको उसी टाइम क्लियर कर देती है। जब नेक्स्ट टाइम फिर आप बाहर जाते हैं तो अगेन से फिर वो यही काम करती है कि आपसे आपके जो पैसे हैं ना अगेन से रख लेती है। इस तरह से भी सैलरियाँ आती हैं यूरोप के अंदर। कल रात को स्नो जमने वाली ठंड पड़ी है, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल खुश्क। पहले इसके ऊपर पैर रखता ना ये अंदर धंस जाता था, अब ये तो इतने आसानी से अंदर नहीं जा रहा। और ये शूज़ भी वही हैं जो अक्सर पाकिस्तान में ये फेमस शूज़ है ना, जो अक्सर जो लोग पहन के डंकी वंकी लगाते हैं ना, ये वो वाले शूज़ हैं। अक्सर ये वहाँ पे ये वो कहते हैं ना बदनाम शूज़ जो है ना ये वाले हैं। और आइस जो है ना, सही बताऊँ आज पूरी स्लिपरी वाली हो गई है। अगर कहीं पे पैर लगता भी है, ओह अभी मैं खुद ही जाने वाला था। आज छुट्टी है तो आज छुट्टी वाला दिन कोई भी नहीं है, पूरा खामोशी सन्नाटा है हर जगह से। धूप निकली है बहुत प्यारी माशाल्लाह से। वेदर जो है ना इस टाइम आज बहुत अच्छा है। आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी होगी ये वाली, बहुत पुरानी गाड़ी है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना भाई बहुत ओल्ड मॉडल है। यहाँ पे इन लोगों के पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, लेकिन प्यारी भी लगती हैं। छोटी गाड़ी जितनी भी हो ना प्यारी लगती है। इसके बाद अभी हम बात करने वाले हैं जी, सारी काम की बातें करेंगे। और जिन जिन भाइयों के कमेंट हैं ना, आज सब के कमेंट के ऊपर बात करेंगे। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो एजुकेशन हमारी कितनी होनी चाहिए। बहुत डेंजर कुत्ते हैं और हाइट उनकी मेरे जितनी हाइट है, मैं तो डर से उस साइड पे जाता ही नहीं हूँ। एक दफ़ा गलती से गया था, उसके बाद नहीं। आज मैं थोड़ा लंबे रूट पे निकला हूँ। लंबा रूट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि छुट्टियाँ पूरी मैंने रूम पे सोए से गुजार दी हैं, तो कहीं गया नहीं हूँ। तो आज बहुत टाइम के बाद इस रूट पे, और सोचा कि यार थोड़ा सा ना ये जगह घूमी जाए। आज इस तरह से थोड़ा टेम्परेरी विज़िट कर रहा हूँ, गाँव के अंदर जा रहा हूँ। अब बस ये ख़त्म हो गया है। यहाँ पे बहुत डेंजर कुत्ते हैं, उस साइड पे जाना नहीं है मैं जाऊँगा आज इस साइड पे। तो देखते हैं क्या है। अभी मैं यहाँ से भी बहुत लंबी पट्टी क्रॉस करके आ गया हूँ
कुछ भी नहीं, अब सीधा आगे जाऊंगा। जिसको ये लगता है ना कि हाई फाई एजुकेशन होनी चाहिए यूरोप के लिए, गलत है भाई। एजुकेशन आपकी नॉर्मल भी हो ना, मतलब कि 8 भी हो ना, 8 10 12 नो प्रॉब्लम। अगर 8 भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका भी आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कहती हैं हाई फाई एजुकेशन चाहिए। अब हाई फाई में कितनी आती है? हाई फाई में आपके पास 10 और 12। वो सामने मुझे 2 हिरन नज़र आ रहे हैं भागते हुए। एजुकेशन बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, हाई फाई नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, हाई फाई की ज़रूरत नहीं है। बस येस नो का जवाब दे सकें आप, और बाकी चीज़ें आपने ट्रांसलेट करके सीख लेनी है और बात भी कर लेनी है सारी। और टैक्स का मैंने आपको बताया, टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो कंपनी खुद पे कर देती है। कभी भी कंपनी आपको आपके हाथ में सैलरी नहीं देगी कि भाई आप टैक्स भर सको, कभी भी नहीं। कंपनी आपकी सारे टैक्स जो है ना कंपनी खुद पे करती है। मैं थोड़ा नीचे देख के चल रहा हूँ, नीचे थोड़ा सी जगह ख़राब है, आइस जमी हुई है पानी के ऊपर, ना कि पैर रखूँगा फिर अंदर ही। तो इंग्लिश भी आपकी बेसिक, टैक्स जो है वो भी आपका कंपनी पे करेगी, उसकी भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक भाई पूछ रहा था यार ये मिक्सर नहीं होते जो अक्सर कंस्ट्रक्शन के उसमें यूज़ होते हैं, गाड़ियाँ ट्रेलर जो अक्सर जिसके पीछे एक गोल डब्बा लगा होता है कंटेनर के जैसे घूम रहा होता है, यार उसका काम यहाँ पे यूरोप में बहुत कम है मिक्सर का, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो, जैसे सऊदी अरब दुबई में बहुत ज़्यादा काम होता है इन चीज़ों का। लेकिन यूरोप के अंदर ना नॉर्मल घर हैं, छोटे घर हैं, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं। यूरोप की खासतौर बात कर रहा हूँ, सिटी में है इनका, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी इनकी बहुत टाइम पुरानी हुई है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी हैं, लेकिन काम जो है ना उनका बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको जॉब मिलेगी भी सही ना, या आपको मिलेगी कंटेनर की, इंटरनेशनल की, या तो डोमेस्टिक सुपरमार्केट के काम की मिलेगी। बाकी जो है ना इस टाइम बहुत काम उस हिसाब से कम है मिक्सर का, जो आने वाले 5-7 साल में होगा, लेकिन अभी उसकी इतनी डिमांड नहीं है। और मेन बात कर लेते हैं जी लाइसेंस की, कि लाइसेंस जो है ना हमारा कैसे कन्वर्ट होता है यहाँ पे। हम जब भी गल्फ़ से या एशिया से यूरोप में आते हैं ना, तो यूरोप के आने के बाद सबसे हमारा पहला जो काम होता है यही होता है, लाइसेंस कन्वर्ट करवाने की रिस्पांसिबिलिटी हमारी अपनी होती है। अगर आप कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी भी हेल्प करती है, लेकिन ये हमारा अपना होता है। हमने आके आईडीपी के ऊपर गाड़ी चलानी है, और आगे जाके चेंज हो ना हो ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन कंपनी अगर हेल्प कर रही है तो करा लेना चाहिए, और कंपनी ऐसी हैं जो हेल्प करवा देती हैं, जैसे कि उन्होंने हमारा भी करवा दिया था। तो कोई इशू नहीं है, हमारा जो लाइसेंस है ना यहाँ पे चेंज होता है। लेकिन हो सकता है कि उसके दौरान आपसे टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट या थ्योरी टेस्ट आपसे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो लाइसेंस बनते हैं ना, कम से कम हमारा वो जो लाइसेंस है ना 5 साल का लाइसेंस बना हुआ है हमारा, कन्वर्टेड लाइसेंस, और उसके लिए सिंपल डॉक्यूमेंट है, सिंपल सारा कुछ है, तो किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो आपके पाकिस्तान या गल्फ़ के लाइसेंस है ना उसके ऊपर और बाकी कार्ड के ऊपर, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट हो गया, उसके ऊपर जो आपका नाम है ना और डेट ऑफ बर्थ है ना सेम होनी चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास ना कार्ड है, लेकिन जो उनकी ऊपर जो उनकी इन्फॉर्मेशन है ना वो रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि गलत है, लेकिन क्या है कि किसी के ऊपर उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है और किसी के ऊपर उसका नाम थोड़ा सा आगे पीछे है, स्पेलिंग मिसिंग है। तो इसलिए आपके नाम के स्पेलिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ जो है ना क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब आप लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके सारे पेपर लेते हैं, सारे कार्ड लेते हैं। आपका कोड 95 कार्ड लेंगे, आपका टैकोग्राफ कार्ड लेंगे, आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट लेंगे, आपके यूएई का या आपका गल्फ़ का कंट्री का या एशिया का लाइसेंस होगा वो लेंगे, आपका आईडीपी लेंगे। सारे कार्ड इकट्ठे करके उन्होंने मैच करने हैं कि सबका डेट ऑफ बर्थ और किसी का कोई आगे पीछे तो नहीं है, किसी को और का कार्ड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलती है। इसलिए आपके जितने भी कार्ड हैं आपका सब का सब सेम, बायोडेटा, नेम, एवरीथिंग सब कुछ सेम हो। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जो अम्मी अब्बू होते हैं ना, कभी कभी उनका भी डेटा हमारे पास गलत होता है, लेकिन वो भी हमें ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और ये मैंने जो मेरी वालदा का जो आईडी कार्ड था उसके ऊपर उन्होंने एक नाम के अंदर ना मिसिंग कर दी थी। अब यहाँ पे जो मैंने इनको दिया था पेपर फाइल के टाइम, वो तो सब कुछ मेरा ठीक हो गया। कभी फिर मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने फिर ठीक भी करा लिया था पाकिस्तान से। जब ठीक करवा लिया था, अब दोनों को मैच करते थे तो दोनों का नाम गलत है। जो ठीक करवाया वो ठीक है, पहले वाला जो यहाँ पे सिस्टम में लगा था वो गलत था। फिर मेरे अभी जो इंटरनेशनल के अंदर मेरे जो फिंगर हुए हैं ना, मैं गया हूँ, उनको बोला है कि ये मेरी मदर का नाम है। मैंने अपनी मदर का नाम उनको जो एग्जैक्ट नाम था वो दिया है। उसके बाद उन्होंने एक पेपर के ऊपर मेरे सिग्नेचर लेके उसको ठीक किया है। मतलब कि अगर आपका कोई भी बायोडेटा आपका गलत है स्टार्टिंग के टाइम,
काम भी हो रहा है तो नो इशू। लेकिन जब आपके पास आपको लगे कि यार ये कार्ड मेरा या ये नाम मेरा या कहीं मिसिंग हो गई है ना, उसको ठीक करा लो। उसकी वजह क्या है? देखें, आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल तो यहाँ पे रहना नहीं है, आपने लॉन्ग टाइम हमने यहाँ पे रहना है। तो अगर इन फ्यूचर हमने अपनी फैमिली को, अम्मी अब्बू को या किसी को हम यहाँ पे बुलाना चाहते हैं या बुलाएंगे, तो उनके फिर डॉक्यूमेंट लगेंगे। जब उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर जो डेटा उनके पास होगा, जो हमने दिया होगा बाद में, वो थोड़ा मैच नहीं करेगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या करना है कि इन सब को ना मैच कराना है, ठीक करा के जो भी है, गलती होगी या नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको ठीक कराने का चांस होता है, वो ठीक करा लें ताकि आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए कोई परेशानियां ना हो। ये एक मेन चीज़ें होती हैं जो हमारे नाम के ऊपर जो चीज़ें ख़राब होती हैं ना, उनको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। बस का काम कैसा है? देखें, बस के पूरे यूरोप के अंदर काम बहुत अच्छा है। मतलब कि अच्छे के मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे काम की ज़रूरत बहुत है, नहीं। जो इनके अपने लोग हैं वो कर रहे हैं, लैंग्वेज वाले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़म है। अगर ड्राइवर से कुछ पूछना हो, कुछ करना हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे पाकिस्तानी कर भी रहे हैं, इंडियन वाले भी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपकी इंग्लिश जो है ना हाई फाई होनी चाहिए। तो काम बस का भी कोई बुरा नहीं है, बस का काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये भी भाई मुझसे पूछते हैं कि आपका लाइसेंस आपने कौन सा चेंज करा? मैंने जो अपना लाइसेंस चेंज कराया है, मेरे पास जो दुबई का लाइसेंस था मैंने वही चेंज कराया है। अब वो मेरा कार्ड बन गया है ना। अगर अभी मैं ईयू का लाइसेंस ना भी बनाऊं तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि आईडीपी जो है ना आपकी कंट्री से जाके रिन्यूअल होती है, लेकिन ये जो है ना आपकी यहीं से रिन्यूअल होती है। अगर आपका वीज़ा नहीं है, आप यहीं से आईडीपी बनवा रहे हो या इंटरनेशनल परमिट करा रहे हो, तो उसके लिए कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए अगर आपका कार्ड बन जाता है ना, तो कार्ड हमारे लिए सबसे बेनिफिट ये है कि यार वो हमारा यहीं से ही हमारा नेक्स्ट ईयर से, जब वो कार्ड का हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट कार्ड का ये है कि वो जब रिन्यूअल होना है ना, उसने फिर से यहीं से हो जाना है। किसी भी यूरोप कंट्री में अगर मैं चला जाऊं, अगर मुझे अभी यहाँ से लाइसेंस मिल चुका है कन्वर्टेड, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कन्वर्टेड लाइसेंस को नहीं मानती। जैसे कि एक मेन कंट्री जो है ना जर्मनी है। जर्मनी कहता है जी आपका जो लाइसेंस होगा वो पहले 6 महीने तक वैलिड रहेगा, 6 महीने के बाद आपने अपना लाइसेंस बनवाना है। या तो कुछ जगह वहाँ पे ऐसी हैं जो लाइसेंस वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता, क्योंकि लाइसेंस जो है ना वो 6 महीने मांगते हैं। कहते हैं या तो आपके पास ईयू का ओरिजिनल लाइसेंस हो, उसकी फिर सैलरी भी अच्छी है, पैकेज किसी भी कंट्री में चले जाएं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन सबसे सस्ता जो लाइसेंस है ना इस टाइम, वो मिलता है जी लथवानिया से। लथवानिया से 3035 में आप 2 महीने बैठोगे, कार का लोगे, ट्रक का लोगे, मतलब कि C+E दोनों लोगे, तो 3000 से 3500 यूरो आपका ख़र्चा आता है। वो टोटल ख़र्चा भी, आपका खाना भी उसके अंदर इंक्लूड है। आप 2 महीने बैठोगे, आपका सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। तो आपसे ये टोटल जो टाइम इसका लगेगा ना 2 से ढाई महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम लगा रहे हो, 3 महीने के अंदर आप ये दोनों लाइसेंस आप ले लेते हैं। उसके बाद आपकी फिर सैलरी ठीक हो जाती है। ठीक का मतलब ये हो जाता है अगर आप फिर भी उसी कंट्री में काम करोगे तो फिर वो 3500, जो पहले आप 2700-2800 रुपये पे काम कर रहे हो, तो फिर 3500, 3200, 3400 तक। अगर किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई करते हो, क्योंकि आप बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको बोलेंगे आपके पास यहाँ के पक्के पेपर हैं, जिसको हम PRO बोलते हैं, आप यहाँ के PRO हैं, या तो आप यहाँ आपके पास EU का लाइसेंस है। इन दोनों चीज़ों में से अगर आपके पास कोई एक भी है ना, तो समझो आपकी सैलरी अच्छी है। अगर दोनों चीज़ों में से आपकी कोई भी नहीं है, EU का लाइसेंस भी नहीं है और किसी भी कंट्री के आपके पास पक्के पेपर भी नहीं है, तो फिर भी आपकी सैलरी जो है ना उस हिसाब से कम रहती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने में। और ये चीज़ें आप जब किस कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपके पेपर बनते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्टे करो। अब इस टाइम हंगरी के अंदर कोई ज़्यादा इस तरह कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि अगर मैं यहाँ पे 10 साल 5 साल रुकूँ। अभी सिस्टम बंद है, हो सकता है कुछ टाइम तक खुले, लेकिन अभी कोई पता नहीं है। तो इसलिए किसी भी कंट्री में जाना है तो वहाँ पे स्टे करो, वहाँ पे जब तक आपको पक्के पेपर नहीं मिलते। क्योंकि वीज़ा तो यूरोप में भी वही सीन है, दुबई में भी वही सीन था, बाकी कंट्री में भी यही सीन था। तो कमा तो हम वहाँ पे भी रहे थे, तो यहीं पे भी हमने पैसे ही कमाने हैं, लेकिन हमें जो आगे आने वाले बेनिफिट है ना उनको भी हमने अचीव करना है। और जिन भाइयों के पास लाइसेंस हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, अब इसमें से हम में से बहुत से लोग हैं, मेरे पास भी सेम यही सिचुएशन थी कि लाइसेंस था, एक्सपीरियंस नहीं था। फिर एक्सपीरियंस लिया, कितना लिया? 1 से 1.5 महीना। उसके बाद अगर आपके पास भी कार का, आपके पास भी अगर हैवी ट्रक का लाइसेंस है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी दोस्त से भी 1-2 घंटा ट्राई लेते हैं, तो आपको उतना तो आइडिया हो जाएगा यार इसकी कटिंग कैसी है। टेस्ट पास करने जोगे तो हो जाओगे ना। जो कंपनी फेस टू फेस आपसे टेस्ट लेती है ना, उसमें आपका पास होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन ये है कि आपने उनको अपने स्किल, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो हो सकता है कि चांस आपको अच्छा मिल जाए। लेकिन
जब आप आपकी वो पार्किंग ले रहे होते हैं ना टेस्ट पार्किंग का, तब आपका वो बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अब भी आपको कोई ये कहता है कि कॉल के ऊपर आपका इंटरव्यू हो जाता है, कैसे भी करके आप पास कर जाते हो, उसके बाद जी आपका आ जाता है ड्राइविंग टेस्ट। अब ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है, वो कहते हैं जी अपनी एक वीडियो बना के भेजो। अब क्या करते हैं, जो वीडियो आप बनाते हैं ना उसमें तो वो आपको देख नहीं रहा होता। फिर आपने क्या करना है जी, एक ही गाड़ी को 10 दफ़ा 20 दफ़ा पीछे करनी है, लगानी है। जो वीडियो ठीक बन गई वो आपने इनको दे देनी है। उसके बाद क्या हो गया, आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे आने के बाद कोई भी ड्राइवर आ रहा है ना जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे आने के बाद कंपनी उसको 100% कहीं ना कहीं पे उसको ट्रेनिंग के लिए 1 महीना भेजती है अपने दूसरे ड्राइवर के साथ, जिस रूटीन पे उसने चलना होता है, जिस रूट पे दूसरा ड्राइवर चल रहा होता है, या उसने मुझे भी वही रूट देना है तो मुझे वो उसी ड्राइवर के साथ भेजेगी। 1 महीना आप जाओ, ये काम समझ के आओ। जब तक वो ड्राइवर ये नहीं कहता कि यासिर को काम नहीं आता, तो मैं भाई अगेन से मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कि अभी इस टाइम में हंगरी के अंदर हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ। अगर फिर भी मुझे अभी इंटरनेशनल में ये करने वाले, अभी इंटरनेशनल में मैं जाने वाला हूँ, तो फिर भी इंटरनेशनल में जाने के से मुझे पहले 1 महीना ट्रेनिंग देंगे इंटरनेशनल की। क्योंकि मैं भी डोमेस्टिक हूँ, डोमेस्टिक कोई बंदा आएगा नया तो उसको मेरे साथ ट्रेनिंग में भेजेंगे कि यासिर के साथ जो किस तरह से काम होता है। अगर मैं किसी के साथ इंटरनेशनल में जाता हूँ तो वो फिर मुझे इंटरनेशनल के जैसे काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी गाड़ी मिलेगी। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, इतना कुछ है आपके पास कि यार आप गाड़ी रिवर्स लगा सकते हो, और यार ऐसे ऐसे ड्राइवर भी मैंने यहाँ पे देखे हैं, आपको दिल नहीं तोड़ रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे ड्राइवर मैंने देखे हैं जो मैं रुक के 15-15 20-20 मिनट उनको देखता रहा हूँ कि यार ये गाड़ी कैसे लगा रहे हैं, मतलब कि उनसे गाड़ी नहीं लगती। ऐसे ऐसे ड्राइवर हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे भी ड्राइवर हैं, आँख बंद करके भी गाड़ी लगा रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जितना देखा जाए ना, यहाँ पे एवरेज जो देखी जाए ड्राइवर की, मतलब कि ओल्ड ज़्यादा हैं, यंगस्टर बहुत कम है। ओल्ड ड्राइवर हैं 60 प्लस 70 इस तरह के। अच्छा, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, कहता है कि मेरा दोस्त है, उसका 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी सैलरी 3800 है। अब देखें, 2 सिचुएशन में सैलरी ऊपर हो सकती है। या तो आपके पास EU का लाइसेंस हो तो आपकी हाई फाई सैलरी है, हाई फाई के बाद दूसरे आपका कैसे सैलरी बढ़ेगी। ये नहीं है कि आप न्यू आ रहे हो आपकी सैलरी कम होगी, हाँ उस टाइम कम होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद एवरेज सैलरी बाकी जितनी ड्राइवर की चल रही होगी, तो कुछ टाइम के बाद जैसे आपका काम चेक करेंगे, काम आपका ठीक होगा, तो फिर आपकी भी सैलरी उनके हिसाब से बढ़ाई दी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि एक कंपनी के अंदर कभी कभी 3 कैटेगरी के काम होते हैं। एक होता है ADR कार्ड। अब ADR कार्ड क्या होता है वो मैं आपको एक सिंपल से थोड़ा सा बता देता हूँ। ADR कार्ड होता है डेंजर काम के लिए, जैसे कि ऑयल का काम, गैस का काम करने के लिए ना, एक उसके एक अलग से एक टेस्ट परमिशन होती है, कार्ड लेना पड़ता है। जैसे कि कोड 95 का मैंने क्लासें करके पढ़ के एक कार्ड लिए, तो उसी तरह से वो ADR कार्ड होता है, वो लेना पड़ता है। वो काम फिर गैस ऑयल के इस तरह के काम में वो ADR कार्ड यूज़ होता है, उसको कहते हैं डेंजर वे का काम होता है ना, डेंजर। तो इसीलिए तो ADR कार्ड की जो सैलरी होती है ना, बाकी जैसे कि मेरे पास ADR कार्ड नहीं है तो मेरी सैलरी कम होगी। मतलब कि अगर मुझे बाकी ड्राइवर को अगर 80 या 95 या 90 या 100 यूरो भी दे रहे हैं, तो ADR कार्ड को भी 105 देंगे, 110 देंगे। मतलब कि क्यों? क्योंकि उसके पास कार्ड है, वो काम भी उस तरह से कर रहा है। और उसी कंपनी के अंदर कुछ काम सितारे के होते हैं और कुछ काम होते हैं जी रीफ़र वाले, जो फ्रेश सामान होता है। क्योंकि रीफ़र का काम जो होता है ना, वो ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकता, उनको जल्दी से जल्दी जाना होता है, फ्रेश सामान वाला। तो कुछ कंपनियों में काम जो होता है ना, फ्रेश सामान का होता है, जिस पे हमें रुकने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा काम मिलता है, भागना दौड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए सैलरी हर कंपनी के अंदर जो कैटेगरी होती है ना, काम के हिसाब से भी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। इस हिसाब से होगी, या तो EU का लाइसेंस होगा, या तो फिर इसी हिसाब से उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से और उसके काम के हिसाब से। मेरे भी यार फाइनली 2-3 दिन चल रहे हैं, उसके बाद मेरा छुट्टियाँ अभी 1 वीक मेरा एक्सटेंड किया था, अब वो ख़त्म होने को आए हैं। 1-2 दिन के बाद अगेन से काम पे चला जाऊंगा। उसके बाद फिर इसी वीक के अंदर या इसी मंथ के अंदर उम्मीद है कि उन्हें मुझे इंटरनेशनल की ट्रेनिंग के ऊपर भेज देना है। तो बातें सारी हुई हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन हर टॉपिक के ऊपर हुई है, सुनेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी कोई चीज़ मिसिंग होगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। यार बहुत टाइम से अपनी बिल्लियों को नहीं देखा, बिल्लियाँ हैं कहाँ हैं? क्योंकि ये भी ठंड कम है ना, और धूप निकली है बाहर, इनको थोड़ी धूप लगवाई जाए। कहाँ जी? अंदर तो नहीं बैठी, बिस्तर भी उन्होंने गर्म किया हुआ है, ख़राब नहीं करता बैठी रहे अंदर। थक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा। अभी तो पहुँच गया हूँ जी रूम में। ओ ब्रदर यस यस हाँ चौधरी की हाल ने?
राती तो मुंडिया नु कोट पवानी सी तू अभी आके नहीं रूम पे, मेरा रूममेट नहीं है यार, अकेला रूम में हूँ। अब ये पूरा अभी रूम जो है ना मेरे अंडर है, उठना बैठना सोना खाना पीना अपने टाइम का। लेकिन कोई नहीं है, कोई ना कोई फिर अगेन से आ जाएगा। अभी रूम में आओ थोड़ा सुकून आया क्योंकि रूम में हीटर लगे हुए हैं ना। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।